प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार में। कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी और वह आगे बढ़ गई भाग 3। पिछले 2 भागों में हम देख चुके हैं कि मनस्वी अपने ससुराल के घर से बहुत परेशान होके अपने ऑफिस के पास एक छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। और दूसरे भाग में हमने देखा था कि घर की सफाई करते हुए उससे शिखा नाम की लड़की की कुछ चिट्ठियां, कुछ प्रेम पत्र अपने पति के एक फाइल में मिलते हैं। अब आगे मनस्वी अपने कमरे में बैठी जय की प्यारी प्यारी हरकतें देखते हुए सोच रही थी कि इतना समय तो वह जय को मैटरनिटी लीव में भी नहीं दे पाई थी जो अब दे रही है। वहां वह हर समय किचन और घर के दूसरे काम या बाकी फरमाइशें ही पूरी करने में लगी रहती थी। जय को जो 6 घंटे ऑफिस के 5 दिन क्रच में छोड़ना पड़ता है, बाकी तो वह हर पल उसके साथ ही होता था। वह सोच ही रही है कि दिशा पहुंच जाती है उसके घर पर। आते ही दिशा जय को गोद में उठा लेती है। वह भी दिशा मासी को अच्छी तरह पहचानता है। लगभग हर वीकेंड पर ही तो साथ होते थे यह तीनों। माँ के बाद वह सबसे ज्यादा दिशा मासी को ही पहचानता है। वह मनस्वी की तरफ देखकर पूछती है, कैसी है मनु? मैं ठीक हूँ, तुझे फोन पर थोड़ा बहुत तो बता ही चुकी हूँ। वह पत्र कहाँ से मिले तुझे अचानक? तब मनस्वी ने उसे सब हाल बताया और वह पत्र देकर किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। वापस आने को मुड़ी ही थी तो दिशा उसके पीछे ही खड़ी थी। उसने जल्दी से मन्नू को आंसू पोंछते हुए देख लिया था। वह भी अमन को बहुत अच्छे से जानती थी। तीनों एक ही कॉलेज में साथ ही तो पढ़ते थे। अरे चल आ जा, उधर रूम में बैठते हैं, जय को वॉकर में बिठा देते हैं और दोनों आराम से चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। मनु, तेरे और अमन के बीच में तो सब कुछ अच्छा था और बहुत अच्छा था, फिर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हुआ होगा। दिशा, तुझे तो पता ही है ना, शुरू शुरू में शादी के बाद अमन घर पर मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था और बहुत ही ज्यादा ध्यान भी रखता था मेरा। पर मेरे सास ससुर को ये बहुत खटकता था। सबको घर पर लगने लगा था कि अमन और मैं अगर इतने ज्यादा प्यार में रहे तो अमन कहीं बीवी के पल्लू से बंध कर घर के लोगों को भूल ही ना जाए। उनकी हर बात से यह साफ झलकता था कि शादी के लिए तो उन्होंने अमन के दबाव में आकर आज्ञा दे दी थी, लेकिन अब कैसे भी करके इनको एक दूसरे से दूर रखें। जय को कंसीव करने के बाद तीसरे महीने ही उन्होंने मेरा और जय का कमरा यह कहकर अलग कर दिया था कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि गर्भवती पति को तीसरे महीने से लेकर बच्चे के 1 साल तक का होने पर अलग कमरों में रखा जाता है। अलग कमरा तो कोई था नहीं तो मुझे पीछे स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं उनकी चालबाजियां। पर अमन तो समझ के भी ना समझ बना हुआ है और समस्या का हल ढूंढने की बजाय उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। कोई बात नहीं मनु, तू घबरा मत। गलती से शादी उसने की या तुमने? 6 साल भी याद नहीं रहे उसको और ना ही शादी के बाद का वक्त। चलो जो भी हुआ हो तेरे साथ, पर उसे तो अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। दिशा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मेरे सास ससुर ने घर का माहौल इतना घुटन भरा बना दिया था। हर रोज कलेश कर करके अमन घर पर ही बहुत कम आने लगा था। शुरू शुरू में उसने उनके विरुद्ध 1-2 बार आवाज भी उठाई थी, पर उसकी मम्मी ने कहना शुरू कर दिया था कि एक लड़की के पीछे लगकर तू हमको समझा रहा है। तेरा खून खून ही नहीं रहा, तेरे खून का पानी बन चुका है। नहीं तो खून के रिश्ते को ज्यादा महत्व देता, ना कि इस पराई लड़की को। शुरू में अमन ने कोशिश की, पर फिर वह अपने माता पिता को ही सही समझने लगा। धीरे धीरे अमन मुझसे दूर रहने लगा। उसे लगा कि घर में अगर दूर रहने से शांति रहती है तो ऐसे ही सही। पहले वह मुझसे दूर हुआ, फिर घर से दूर हुआ और फिर शायद उसे शिखा ही दिखाई दी होगी जिससे अपना अकेलापन बांट सके। दिशा, मुझे हैरानी होती है कि स्वार्थ में अंधा होकर कोई अपने ही बेटे का घर तोड़ सकता है। पर अब तो यह हो चुका है। पिछले 1 साल से ज्यादा अमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा भी कैसे रहती हूँ, क्योंकि मेरी घुटन तो उससे कहीं ज्यादा थी। छोड़ मनु, अब मन को और दुखी मत कर। देख, पहले जो हो गया वो तो सही हो गया कि तू उस घुटन भरे माहौल से बाहर आ गई। अब यह देखना है कि अमन और शिखा कितने गहरे जुड़े हैं और कितना आगे बढ़ चुके हैं। अब जब पत्र भी है हमारे हाथ में तो एक बार तुम्हें और अमन को आमने सामने बैठकर बात करनी ही होगी।
और वह भी जल्दी से जल्दी, मगर शांति से। बात करके पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या है। तो अब तुम अहम को त्याग कर एक बार पिछला सब कुछ भूलकर अपने और जय की खातिर उससे मिलो। पर दिशा, उस घर में वापस तो मैं कभी भी नहीं जाना चाहती। हाँ वे ठीक है, तुम उससे सिर्फ मिलने के लिए बोलो, या फिर जब जय मिलने आए तो उसे यह पत्र दिखाकर सीधा पूछ लो कि वह क्या चाहता है। या फिर एक रास्ता और है, तुम दोनों किसी रिलेशनशिप काउंसलर से मिलो। उसके लिए अमन तैयार होगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो एक नया रिश्ता मिल चुका है। फिर भी एक बार बात करके देखते हैं। तुम और अमन उस दिन खुलकर बात कर लेना, तुम कोई अहम मत रखना। चल ठीक है। चल अब बता, घर पर खाना बनाएं या बाहर चलें? अरे दोनों कुछ पुलाव रायता वगैरह बना के खा लेंगे और घर पर ही रहते हैं। जय परेशान होगा बाहर जाकर। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है ना। ओके, चल जैसे तेरी मर्जी। दोनों दोस्त बातें कर ही रही होती हैं कि मनस्वी की मम्मी का फोन आ जाता है। वह उसको बताती है कि तुम्हारे सास ससुर हमारे घर आए थे और तुम्हारे और हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोल कर गए हैं। हमारे 4 पड़ोसियों ने जरूर सुनी होंगी उनकी ऊंची आवाजें। न तुम घर से बाहर कदम रखती और न हमें सुनना पड़ता। तुम अमन से शादी करना चाहती थी, वह हो गई। अब निभाना तो तुम्हारा काम है ना। माँ, सिर्फ मेरा काम है निभाना? सिर्फ मेरा? आपको तो पता है ना किस तरह से रह रही थी मैं उस घर में। बेटा जी, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है। तुम तो अमन को जानती थी ना। मैंने तो शादी के पहले तुम्हारे पापा की सिर्फ एक झलक भर देखी थी। निभाया है ना सारी उम्र। ठीक है माँ, आपको पता है अमन ने बाहर किसी लड़की के साथ रिश्ता रखा हुआ है। वह कैसे? तुझे किसने कहा? ऐसे ही अपने दिमाग में उल्टे सीधे फितूर मत पालो। मम्मी, मेरे पास सबूत है, उस लड़की ने अमन को प्रेम पत्र भी लिखे हैं। जय के जन्म से पहले ही उसने यह प्रेम पत्र लिखे हैं। अरे ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है शादी ब्याह जैसे रिश्तों में, पर लड़की को कभी भी उसका घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। माँ ने अपना फैसला सुनाया। माँ, चाहे जितनी भी घुटन हो, चाहे रोज स्वाभिमान के टुकड़े हो रहे हों, हाँ तब भी, क्योंकि बाहर तो वह सुरक्षित है ही नहीं। मतलब सिर्फ सुरक्षा के नाम पर उसका कितना भी शोषण होता रहे माँ। तू रहने दे, तेरी ये भाषणबाजी नहीं सुननी है मुझे। तो ठीक है फिर माँ, मैं जिस हाल में हूँ अपनी दुनिया खुद बसा लूंगी। आप मस्त रहो। हाँ, अच्छा। और इस तरह तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता मिल जाएगा जैसे। माँ, मैं किस किस के लिए अपने मन और जीवन को न्यौछावर करूं? क्या खुश रहने पर मेरा हक नहीं है? माँ ने गुस्से से फोन पटक दिया और वह छटपटा कर रह गई थी। दिशा बैठी सब सुन रही थी और मन्नू के मन की पीड़ा भी समझ रही थी और सोच रही थी, आखिर लड़की का अपना कौन होता है? लड़की का अपना घर और अपने लोग कौन होते हैं? मनस्वी अंदर तक टूट चुकी थी। उसे तोड़ने वाले उसके अपने घर परिवार के लोग ही तो थे। आज उसके साथ अपना कहने को दिशा, अपना छोटा भाई और जय ही थे। पर उसने एक निश्चय पक्का कर लिया था कि चाहे माता पिता, चाहे कोई और, चाहे किसी के भी दबाव में आकर फिर उस घुटन में कभी भी नहीं जाएगी। वह एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी और तय कर लिया था कि चाहे अब अमन का भी साथ छूटे तो छूटे, वह अपने इस छोटे संसार में अकेली रह लेगी और पाल लेगी अकेली अपने बेटे को। दिशा ने महसूस किया था मन्नू के अंदर साफ झलकती हुई एक ताकत को। आज वह बिल्कुल मजबूत लग रही थी और अब मां के इतना बोलने पर भी उसने एक आंसू नहीं आने दिया था। दिशा ने माहौल बदलने के लिए कहा, मनु, मेरा मन कर रहा है एक अच्छी सी गर्मा गर्म कॉफी पीने का। मैं जा रही हूँ बनाने। साथ में कुछ खाएगी? डिनर लेट कर लेंगे। मनस्वी ने हाँ में सिर हिला दिया और सोच रही थी, अच्छा हुआ जब माँ का फोन आया तो दिशा यहीं थी। कम से कम वह बिल्कुल अकेली नहीं थी। वह अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, जिन्होंने यह भी नहीं पूछा कि मनस्वी तुम कैसी हो। दे दनादन सुनाकर बस फोन पटक दिया। अंदर गम का सागर हिलोरे मार रहा था, पर आंसू उसने अंदर ही रोक लिए थे। जब तक कॉफी बनकर आई, वह बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आ गई थी। दिशा ने मनस्वी से कहा, मन्नो,
चल 2-3 दिन की छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर घूम कर आते हैं। नहीं दिशा, अभी नहीं, अभी ऑफिस में बहुत काम है, अगले महीने चलेंगे। अरे मूड अब खराब है और चलेंगे अगले महीने। देखिए ऑफिस और घर तो हमेशा चलता रहेगा। हम 3 दिन मसूरी चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे आने जाने की कैब लेकर। अभी रमेश से बात कर लेती हूँ, मुझे उसके साथ सेफ लगता है और उसकी गाड़ियां भी सब बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। दिशा के आगे मनस्वी की एक ना चली और हार कर उसने अपने बॉस को मेल कर दिया कि अगले 3 दिन ऑफिस नहीं आ पाएगी। दोनों ने अपनी पैकिंग की। अगले दिन सुबह जल्दी ही निकल पड़े तीनों। दिशा ने 2-3 जोड़ी कपड़े मनस्वी के ही उठाकर साथ रख लिए। वह दोनों कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी शेयरिंग रखती हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किससे क्या ले लिया या क्या दे दिया। दिशा ने अपना और मनु का फेवरेट होटल भी बुक कर लिया था। हर बार वहीं रुकती थी तो कोई समस्या भी नहीं हुई। मसूरी में गर्मी में होटल में बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। वह भी अगले दिन के लिए ही। पर दिशा और मनस्वी इतनी टूरिंग करती थी ऑफिस और घर से कि बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे तो काम आसानी से हो गया था। 3 दिन मसूरी घूमने के बाद बहुत ही अच्छे मूड में वह दोनों घर वापस आई। मनस्वी को उसके घर पर उतार कर दिशा ने रमेश से कैब अपने घर की तरफ ले जाने के लिए कहा। वापस घर पहुंचते हुए रात बहुत हो चुकी थी। सुबह मनस्वी को ऑफिस जाना था तो जय को जल्दी से दूध इत्यादि पिलाकर सुला दिया था। थोड़ी देर बाद वह खुद भी सो गई थी। फिर 2 दिन बाद जब शनिवार आया तब अमन जय से मिलने आना चाहता था तो मनस्वी ने उसे आने के लिए बोल दिया। अमन को आए हुए आधा घंटा बीत चुका था। वह जय के साथ खेल रहा था। मनस्वी किचन में अपना कुछ काम कर रही थी। उसे लगा इस समय उसको अमन से शिखा के बारे में बात करनी चाहिए। आखिर तो वह पति पत्नी ही हैं। और जय का भविष्य भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। वह कमरे में आई तो अमन अब जाने की तैयारी में था। उसने अमन से कहा, अमन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अपना ऑफिस या शहर छोड़कर जाने का इरादा है अब? मनस्वी को अमन का इस तरह बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो भी कदम मनस्वी को उठाने पड़े उसमें अमन का बहुत बड़ा कसूर था। वह अपने माता पिता को जो भी चाहे मनस्वी को उल्टा सीधा बोलते रहे, उनको कुछ नहीं कह पाता था और मनस्वी को भी मुंह खोलने नहीं दिया जाता था। वह बहुत बुरी घुटन में रह रही थी। पर इस वक्त उसको शिखा और अमन के संबंध में बात करनी थी तो उसने सीधे से ही उससे पूछा, यह शिखा कौन है अमन? अमन बुरी तरह से चौंक गया कि इसको शिखा के बारे में क्या पता है। उसने फिर भी अनजान बनते हुए कहा, कौन शिखा? अमन, मुझे तुम्हारी एक फाइल से वे सब पत्र मिल गए हैं जो शिखा ने तुम्हें लिखे हैं। अच्छा, तो तुम उठा लाई थी मेरी फाइल? ढूंढ ढूंढ के दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझसे बिना पूछे तुमने मेरी फाइल उठाई क्यों? अमन, पहली बात तो मुझे ही नहीं पता मेरी जरूरी फाइलों में तुम्हारी फाइल आई कैसे। दूसरी बात, मैंने भी पिछले हफ्ते सफाई करते हुए पुरानी अटैची में देखा तो वह फाइल मुझे मिल गई। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसा ही हुआ होगा। आप बताओ क्या कहना है। हाँ अमन, यह बताओ ये शिखा कौन है? अब अमन के पास बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच्चाई तो मनस्वी के सामने आ ही चुकी थी। अमन ने बताया, यह वही शिखा है जो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। आजकल वह मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में काम करती है। तुम्हें वह ऑफिस के पास मिल गई, पर यह प्रेम पत्र? मैं उसके साथ वक्त बिताता था। जब घर पर आते ही मम्मी का रोना धोना और पापा की तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो मुझसे घर पर नहीं रहा गया और मैं उसके प्यार में और उसकी बातों में सुकून ढूंढने लगा। फिर मेरा क्या? तुमने तो बाहर सुकून ढूंढ लिया और मुझे छोड़ दिया उसी घुटन में। क्या हुआ तुम्हारे वादों का जो तुमने शादी से पहले मेरे साथ किए थे? अब तुम क्या चाहते हो? अमन, मुझे सब समझ आया है। क्यों तुम्हें मेरे सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रहा? आगे भी बता दो अब क्या करना है। तब अमन ने मनस्वी को बोला कि वह जिस प्रकार घर छोड़कर आई है अपने आप वापस घर आए और मेरे माता पिता से माफी मांगे। तब वह कहती है, अमन, प्रश्न यह नहीं है कि मैं वापस आकर माफी मांगू या मैं वापस आऊं। प्रश्न यह है कि हमारे बीच में ये शिखा कौन है?
यार शिखा के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? अरे वह तो कुछ भी नहीं है, उसने लिख दिया और तुम मान गई कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ कोई शादी वादी नहीं करनी है। वह तो यूं ही कुछ पल उसके साथ गुजार कर मुझे सुकून मिलता है। उससे मिलकर कुछ देर के लिए मैं अपनी टेंशन और थकान मिटा लेता हूँ। अब वह अगर उसको इतना सीरियसली ले ले तो मैं क्या करूं? मतलब? मनस्वी ने पूछा। तुम अपने घर की समस्या को सुलझाने के बजाय बाहर समय बिताकर सुकून ढूंढ रहे हो। वहां उस लड़की से तुमने कहा तुमने शादी करके गलती की है। हाँ, एक दिन मैंने गुस्से में कह दिया तो वह बहुत भावुक होकर मुझ पर और ज्यादा प्यार लुटाने लगी। परंतु मैंने उससे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी करूंगा। फिर तब ये लेटर्स? यह वह भावुक होकर लिखकर मुझे देती है और मैंने सब अपनी फाइल में रख दिए जो तुम्हें मिल गई। अमन, ये क्या व्यवहार है? पहले हमने 6 साल प्यार में बिताकर एक दूसरे को समझ कर शादी की। तुम्हारे घर के लोगों की जो उम्मीदें अपनी बहू से हैं वह पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि वह मुझसे वे सब कुछ चाहते हैं जो घर पर रहने वाली एक लड़की भी शायद ही पूरी कर पाती। पहले तो तुम्हें मेरी समस्या को समझकर घर पर हल निकालना चाहिए था। और शुरू शुरू में तुमने कोशिश भी की थी। जब तुम्हारे माता पिता और भाई ने मिलकर तुम्हें दबाने की कोशिश की तो तुम उनसे दबते ही चले गए और हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। बढ़ती समस्याओं से भागकर तुमने बाहर सुकून ढूंढना शुरू कर दिया। तुम मुझे कैसे भूल गए? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उस घुटन में कैसे जीती हूँ। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे अपने माता पिता और भाई, तुम्हारा, और फिर भी इतनी घुटन बन गई तुम्हारे लिए। और मैं, मेरा तो घर भी नहीं था ना वो। मैं तो अब बाहर से आई हूं ना। तुम्हारा ही जब वहां इतना बुरा हाल हो रहा है तो मेरा क्या हाल होता होगा? मेरे बारे में कौन सोच भी रहा था? उन्हें दिख गया कि हम अपने बेटे को दबा पा रहे हैं। अब वह अपनी पत्नी के लिए ना तो बोल पाता है और ना ही उसके साथ बैठ उठकर समय ही बिताता है। तो उनकी हिम्मत और बढ़ गई और वह मुझसे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगे। अमन, वे वादे जो तुमने मुझसे किए, क्या उनका कोई मतलब नहीं था? अमन से अब और ज्यादा सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में मनस्वी के खिलाफ इतना कुछ भर दिया गया था कि मनस्वी के लिए उसका प्यार खत्म हो चुका था। तब वह बोला, अब तुम क्या चाहती हो? एक पत्नी क्या चाहती है अमन, यह मुझे बताने की जरूरत है? तुम मुझसे सवाल मत करो, मुझे समस्या का हल बताओ। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं अपने माता पिता से अलग होकर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा तो वह कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम अलग होकर रहो, पर क्या उस घर में मुझे रहने के लिए शांतिपूर्ण माहौल मिला? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तुम्हें भी घर के हिसाब से रहना होगा, तभी घर में शांति रहेगी। अमन, मेरी नौकरी के साथ जिस तरह मैंने घर का हर काम संभाला है, उससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती थी। और जय के आने के बाद मैं नौकरी पर कैसे जाऊं? उसके लिए भी कोई हल नहीं निकाला गया। और घर की समस्याओं में मुझे उलझाकर तुम बाहर मुंह करके सुकून ढूंढने लगे। मुझे बताओ, ऐसे में मैंने जो किया क्या वह गलत है? गलत है या सही है तुम जानो। हाँ, अगर दोबारा ऐसी कोई बात तुम्हें मुझसे करनी है तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा, जय को देखने के लिए भी नहीं। और वह कहकर वहां से वह उठकर गुस्से में बाहर चला जाता है। मनस्वी का मन कड़वाहट से भर गया, बहुत कड़वाहट से। पर अगले ही पल उसने खुद को मुस्कुराने का आदेश दिया। उसने तय कर लिया था कि वह मुस्कुराएगी, हंसेगी और बहुत खुश रहेगी, अपने आप और अपने बेटे के लिए। अंदर गम का सागर हिलोरे मार रहा था। पहली बार गम को मार कर मुस्कुराने की कोशिश में आंसू निकल गए, पर वह आंसुओं के साथ अपने चेहरे को भिगोती रही, पर मुस्कुराना जारी रखा। अजीबो गरीब हालात थे मनस्वी के। ससुराल में कोई कुछ भी कहे, मुंह मत खोलो, चुपचाप घर के सब काम करो और नौकरी भी करो। बच्चे को भी पालने में कोई सहयोग नहीं। उसके ऊपर खाने पीने तक पर सास ससुर की तीखी नजर। पत्नी, पति का प्यार भी दूसरी औरत के लिए। वह सोच रही थी कि अमन ने कह दिया ताली एक हाथ से नहीं बजती है, पर क्या यह सही नहीं है कि रोज रोज पत्थर पर रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं? जो अमन के साथ हुआ, रोज गलत बात को कितनी बार कहा गया कि उससे वह सही बात भूल ही गई और वह गलत को ही सच मान बैठा। दोस्तों, तो मेरी ये कहानी और वह आगे बढ़ गई भाग 3 आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनस्वी को आगे क्या करना चाहिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे भाग 4 में।
इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था भाग 3। अगली बार हम जल्दी भाग 4 लेकर आने वाले हैं और आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।